गेमर्स वाकई में बहुत ही पैशनेट होते हैं। कई घंटों, दिनों या कई बार तो हफ्तों तक एक ही गेम खेलने के बाद कुछ हार्डकोर गेमर्स ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस कर लेते हैं जो कि डेवलपर से भी छूट गई होती हैं। अब जब भी कोई चीज़ अनएक्सप्लेनेबल होती है तो पूरा फैंडम ही थ्योरीज बनाने लग जाता है, और कई बार तो ये थ्योरीज डरावनी भी होती हैं। और चाइल्डहुड गेम्स भी इन थ्योरीज से सेफ नहीं है। मारियो की आत्माओं की भूख से लेकर पोकेमोन को खाने वाले लोग, ये सब थ्योरीज आपके फेवरेट वीडियो गेम्स को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगी। फ्री की फॉल गाय। जब 2020 में बैटल गेम फॉल गाय रिलीज हुई तो पूरी दुनिया को बैटलिंग बीन से प्यार हो गया। वो अच्छे कपड़ों में छोटे गोल्फ कोर्स से कॉम्पिटिटर से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते थे, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने नोटिस किया कि कपड़ों की फिटिंग वैसी नहीं है जैसी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। एग्जाम्पल के लिए इसे देखिए, इसमें फेस ओपनिंग से बीन का पतला सर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कुछ लोगों ने सोचा कि बीन्स की बॉडी किसी स्टिक की तरह दिखती है, पतली भी है और उसके ऊपर कॉस्ट्यूम है। अब इसको दिमाग में रखते हुए फैन सोचने लगी कि आखिर इन कॉस्ट्यूम के अंदर क्या है। क्या सभी फॉल गाय स्टिक जैसे हैं जो अपनी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं, या फिर ठीक किसी नाइटमेयर की तरह ये एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट से बने हुए हैं? डरावना है ना, लेकिन असल में सूट के नीचे क्या है ये किसी भी फैन की इमेजिनेशन से ज्यादा खराब है। गेम के सीनियर आर्टिस्ट ने कम्युनिटी को चढ़ाने के लिए बीन्स का ये इंटीरियर दिखाया। This is not okay. This needs to stop now. इसका सर तो इंसान जैसा ही है, लेकिन गर्दन, पैर और पेट इतने अजीब हैं कि पता नहीं चलता कि कहाँ इंसान खत्म हो रहा है और कहाँ नाइटमेयर शुरू हो रहा है। इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। मेरा मतलब, इसकी ये झुकी हुई बैकबोन इसका वजन कैसे उठा लेती भाई? इसके हिप्स बिना किसी जॉइंट के मूव कैसे करते हैं? इसका मुंह इसकी बॉडी के अंदर काम कैसे करता है? और इसकी आंखों के बारे में तो मुझे कुछ बुलवाइए मत भैया। और इन सब के ऊपर ये भी कंफर्म किया गया है कि बीन्स 6 फीट लंबे होते हैं। आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़े टाइम पहले वाले फेज को बहुत मिस कर रहा हूँ जब मैं इस इंसान जितने बड़े मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अगर आपने अभी जो कुछ भी देखा उससे आप अपना दिमाग हटाना चाहते हैं तो कुछ अलग करिए। हाँ, मुझे पता आप क्या कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबा सकते। हाँ, आप सही है, ये सेफ और नॉर्मल बटन्स बिल्कुल अजीब नहीं है। ओफो, अब मैं इन्हें भी अनदेखा नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं ना। पीक एनाटॉमी। 2020 में जब पैंडेमिक आया और लोग सोशल इंटरेक्शन के लिए तरसने लगे, ये गेम तब फेमस हुई। इस वजह से नहीं कि ये लोगों को इंटरेक्ट करने का मौका देती थी, बल्कि इस वजह से कि ये एक दूसरे को मारने का मौका देती है। स्पेस में ये है 2018 में लॉन्च हुई अमंग अस गेम, जहां प्लेयर्स स्पेसशिप में ब्राइट कलर्स वाले एस्ट्रोनॉट अवतार में टास्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच एक इम्पोस्टर भी है जो कि अपने ही कंपेनियन को टास्क खत्म करने से पहले ही मार देता है। जैसे ये जमीन पर गिरते हैं, इनकी बॉडी की सिर्फ एक हड्डी दिखाई देती है। इसी अजीब फीचर की वजह से कुछ फैंस ने थ्योरीज बनाई कि ये ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स नहीं है बल्कि एलियन है जिनमें बस एक लंबी हड्डी है। हाँ, ये जरूर है कि हर फैन ने इस थ्योरी पर भरोसा नहीं किया। कुछ ने ये कहा कि इन कैरेक्टर्स के पास ऑक्सीजन टैंक्स हैं, तो ये लंबी हड्डी उनके लंग्स को सपोर्ट करने के लिए है। लेकिन इसके जनवरी 2021 वाले अपडेट में दीवार पर लगे मैप पर एक छोटी सी डिटेल है। ये लंबी हड्डी यहाँ एनाटॉमी चार्ट की तरह टंगी हुई है, पर ये तो सिर्फ इस कैरेक्टर का एक पार्ट है। इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा तो अभी भी मिस्ट्री है। फैंस ने बीन्स की एनाटॉमी पर जब क्वेश्चन किया तब क्या हुआ था, इसको याद रखते हुए तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस बार क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। पोकेमॉन प्रॉब्लम्स। निंटेंडो की पॉपुलर पोकेमोन गेम सीरीज समय के साथ और पॉपुलर होती जा रही है और इसमें और भी ज्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि ये डार्क दुनिया को छुपा रहे हैं। जिन्होंने ये गेम कभी नहीं खेला उनके लिए बता दूं कि इसमें आप प्यारे प्यारे छोटे मॉन्स्टर्स कलेक्ट करते हैं और उनसे अटैक करवाते हैं। इसकी वजह से अपोजिट पोकेमोन बेहोश हो जाते हैं। बल्कि असल में बेहोश होना इस बात को कहने का दूसरा अच्छा तरीका है कि आपने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। और इस बारे में जब आप सोचते हैं तो वाकई में सच बहुत डरावना है। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी पोकेमोन को ठीक कराने के लिए कभी भी पास के पोकेमोन सेंटर ले जा सकते हैं। लेकिन लेवेंडर टाउन में पोकेमोन सेंटर नहीं है। पोकेमोन की फर्स्ट जनरेशन में रेड और ब्लू पोकेमोन होते थे और प्लेयर यानी कि आप एक टाउन में एंटर करते हैं जहां एक डरावनी सी ट्यून बजती है। खुद को संभालते हुए आपको पोकेमोन टावर पर चढ़ना होता है जहां पर बहुत सारे ग्रेव स्टोन्स हैं, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, पोकेमोन के लिए। और यहीं पर आप मिलेंगे अपने दुश्मन गैरी और ब्लू से, और वो आपसे तुरंत पूछेंगे कि अगर आपके कोई भी पोकेमोन नहीं मरे हैं तो आप वहां पर क्यों आए। लेकिन ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि अगर वहां सिर्फ अपने मरे हुए पोकेमोन को ही आप लेने जाते हैं तो उसका मतलब हुआ कि उनका कोई पोकेमोन मर गया है, तभी वो वहां पर हैं। जो भी बैटल आप लड़ते हैं उसमें से वो अपना एक रटाटा भेजते हैं जो कि बाद में रेटिकेट बन जाता है। लेकिन इस बार टीम में रेटिकेट मिसिंग है। जो आखिरी बैटल आपने लड़ा था वो था SSNA पर, जो कि एक शिप है जहां पर पोकेमोन सेंटर नहीं है। थ्योरी के हिसाब से इसका मतलब ये हो सकता है कि शिप पर बैटल हारने के बाद आपका दुश्मन सबसे पास के पोकेमोन सेंटर गया होगा।
लेकिन लेट होने के कारण वो अपने इरेटिकेट को नहीं बचा पाया होगा। रोकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एक पोकेमॉन किलर बन गए? ये थ्योरी बहुत दुखी करने वाली है, ठीक उतनी दुखी करने वाली जितने दुखी आप हजारों पोकेमॉन्स को दफना कर होंगे। कितना डरावना है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन पोकेमॉन में और भी बहुत डिस्टर्बिंग चीजें हैं भाई। पोस्ट वॉर पोकेमॉन। वर्मिलियन सिटी में पोकेमॉन जिम बैटल ग्राउंड एक पागल मिलिट्री लेफ्टिनेंट चलाता है। जब आप उसके पास जाते हैं तो वो एक ही बात बोलता है कि वॉर के टाइम उसे एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन ने बचाया था और उसके दुश्मनों को पैरालिसिस करवा दिया था। ये किसी अजीब से क्रेजी अंकल जैसा साउंड कर रहा है ना? लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये हुआ कि पोकेमॉन्स को वॉर में वेपन्स की तरह भी यूज किया गया। और लेफ्टिनेंट मिडिल एज्ड मैन है और हाई वेस्ट ट्राउजर पहनता है और इसके हेयर स्टाइल को देखते हुए लगता है कि वॉर रिसेंटली हुई होगी। इसका मतलब ये है कि पोकेमॉन वॉर के बाद वाले टाइम को दिखा रहे हैं जहां कैंटो एरिया में काफी नुकसान हुआ। यह समझना जरा मुश्किल है कि आखिर गेम में इतने सारे पोकेमॉन सेंटर्स क्यों हैं और बूढ़े मेल कैरेक्टर गेम में क्यों नहीं है। शायद यही रीजन है कि कैरेक्टर्स की सिर्फ माँ ही है, पापा नहीं, और दुश्मनों के पेरेंट्स की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो थ्योरी यह है कि एडल्ट पोकेमॉन यूजर्स की पूरी जनरेशन को खत्म करने के लिए बड़ा सा वॉर हुआ होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आखिर दुश्मन कौन था। शायद दूसरा एरिया या फिर कोई दूसरे पोकेमॉन। निंटेंडो इस मिस्टीरियस वॉर पर चुप है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या वो कोई ऐसा गेम प्लान लॉन्च करेंगे जहां हम पोकेमॉन वॉर में खेल सकें। आई मीन, एक पोकेमॉन बैटल कितना कूल लगेगा, एकदम कॉल ऑफ ड्यूटी का बैटलफील्ड की तरह। पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ, दुश्मन पर बिजली गिरा दो। ग्रेट जॉब पिकाचू, अब उसे बहुत मारो। कोफिंग फेट। आपको जंगल में बहुत से पोकेमॉन मिल जाएंगे, लेकिन ये सब नेचुरल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए पोरीगोन को ही ले लीजिए। ये फर्स्ट जनरेशन पोकेमॉन है जो कि पूरा कंप्यूटर कोड से ही बना है, जो कि बताता है कि पोकेमॉन आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन आर्टिफिशियल क्रिएशंस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक थ्योरी के पास इसका आंसर है। वो है पॉइजन पोकेमॉन कोफिंग। पूरे ओरिजिनल गेम में ये टॉक्सिक गैस वाली बॉल दुश्मन टीम रॉकेट की फेवरेट थी, लेकिन ये चोर घोस्ट टाइप पोकेमॉन में ज्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि ये दीवार से फिसल सकते हैं, तुरंत गायब हो सकते हैं और विक्टिम्स को भी डरा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल गेम में सिर्फ 3 ही घोस्ट पोकेमॉन थे, घेसली, हॉनर और गैंगर, और इन्हें पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। अब क्योंकि इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, तो अगर टीम रॉकेट ने अपने ही घोस्ट पोकेमॉन बना लिए तो क्या होगा। पॉइजन पोकेमॉन से गैस पार्टिकल्स निकाल के एक बलून में भर के इन्होंने घेसली जैसा कैरेक्टर बना दिया और इसी तरह ये फ्लोटिंग कोफिंग क्रिएचर बनकर तैयार हो गया। इसने शुरू में तो काम किया, लेकिन जब इन्होंने उस क्रिएचर को हंटर का शेप देना चाहा तो उनका प्लान पूरा नहीं हो पाया। हंटर के जैसे हाथ बनने की जगह कुछ और ही बन गया। इस डरावने क्रिएचर की स्माइल इसके दर्द से रिप्लेस हो गई और जैसा कि इसका नाम है, इसे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। ऐसे मॉन्स्टर्स को बनाने के बाद टीम रॉकेट के एडमिन्स ने इस प्रोजेक्ट को ही छोड़ दिया और पोकेमॉन्स को फेंक दिया। ये थ्योरी इतनी इविल है कि मैं तो इसे कभी भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा भाई। एक घोस्टली रिलेशन। ये कोई सीक्रेट तो नहीं है कि सारे पोकेमॉन्स को उनकी प्रॉपर्टीज से आइडेंटिफाई किया जाता है। आग से लेकर पानी तक और ड्रैगन से लेकर स्टील तक सभी को ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन घोस्ट पोकेमॉन इन सबसे अलग हैं क्योंकि अगर तीनों ओरिजिनल घोस्ट पोकेमॉन्स घेसली, हॉनर और गैंगर घोस्ट हैं, आखिर वो किस पोकेमॉन के घोस्ट हैं भाई? एक थ्योरी का मानना है कि इसका आंसर ओरिजिनल फेरी पोकेमॉन में है। फेरी मिस्टीरियस हैं और उनकी एबिलिटीज दूसरों से ज्यादा मैजिकल हैं। इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन फेरी पोकेमॉन क्लिफेबल और घोस्ट पोकेमॉन गैंगर में बहुत कुछ सिमिलर है। दोनों के नुकीले कान, अजीब से लिम्स, 3 उंगलियों वाले हाथ और तो और इनकी परछाई भी सेम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गैंगर को शैडो पोकेमॉन भी कहते हैं। पर किसकी शैडो? वेल, जब आप इसको ऐसे देखेंगे Coincidence? I think not! तो क्या इन सब से ये समझा जा सकता है कि असल में गैंगर बहुत ही प्यारी लेकिन मरी हुई क्लिफेबल की आत्मा है? अगर ऐसा है तो क्लिफेबल के एवोल्यूशन से पहले के फेरी पोकेमॉन्स का क्या? इनके भी घोस्ट काउंटर पार्ट्स होंगे क्या? आगे थ्योरी कहती है कि छोटी गेंद जैसी क्लिफा घेसली बन गई और प्यारे कानों वाली क्लेफेरी हॉन्टर बन गई। इन पोकेमॉन्स का कितना बुरा अंत हुआ कि इनकी आत्मा इस तरह ट्रैप हो गई। वैसे मेरे पास एक और थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप उसे हजम कर पाएंगे। सोइलेंट ग्रीन ही पोकेमॉन है। जब से पोकेमॉन गेम आई है तब से पूरी दुनिया के फैंस यही सोचते हैं कि क्या इसके यूनिवर्स में नॉर्मल एनिमल्स हैं? अगर नहीं है तो वहां के लोग खाते क्या हैं? पहले के गेम्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में आप टेस्टी खाना बना सकते हैं और पोकेमॉन के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये सब कितना इनोसेंट लग रहा है ना? पर ये तभी तक जब तक आप सॉसेज ना बनाएं। इस यूनिवर्स में कहीं भी नॉर्मल पिग्स का जिक्र नहीं है, तो क्या सॉसेजेस पोर्क से बने हैं या पोर्केमॉन से? ओह,
शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद ये सिर्फ वेजिटेरियन अल्टरनेटिव्स हैं। हाँ, लेकिन ये समझना जरा मुश्किल है कि बोन सूप नाम की डिश बिना किसी मीट के कैसे बन सकती है। शायद इस यूनिवर्स में नॉर्मल एनिमल्स हैं, बस हमने कभी नहीं देखे। आई मीन, अब निंटेंडो के डेवलपर्स इतने भी खराब नहीं होंगे कि आपको वही क्रिएचर्स खिलवा दें जिनको गेम में अपने दोस्त ने बनाया था, या फिर वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेशनल वर्जन में तो नहीं, लेकिन जापानीज वर्जन में उन्होंने मेन इंग्रेडिएंट को सीक्रेट नहीं रखा है। आई मीन, वो पंजा तो पक्का क्रैब पोकेमोन किंगलर का ही है। निंटेंडो ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि गेम में लोग पोकेमोन खा रहे हैं, लेकिन एक बार के लिए मान लीजिए कि वो कंफर्म कर दें तो क्या फार्मिंग प्रोसेस नॉर्मली चल पाएगा? क्या फार्म में पोकेमोन्स को गाय भैंस की तरह पाला जाएगा? शायद कुछ पोकेमोन जो कि गाय या पिग जैसे हैं, उन्हें खाने के लिए बनाया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पकाने के बाद खर्चा बचाने के लिए नए पोकेमोन्स को पालने की जगह फार्मर्स पुराने पोकेमोन्स को ही पोकेमोन सेंटर ले जाकर रिस्टोर करा लेते हो? इसका मतलब है कि जब भी किसी का मन स्टीक, सी फूड या सॉसेस खाने का करता होगा तो फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ती होगी। माना कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन मेरी तो एकदम से भूख ही खत्म हो गई भाई। स्टिल अलाइव, फिजिक्स को हराने वाला वीडियो गेम पोर्टल हर पजल लवर का ड्रीम है, फिर चाहे वो किसी भी एज के क्यों ना हो। ये बहुत ही इनोसेंटली स्टार्ट होती है, जहां पर आप एक शाइनी पोर्टल गन के साथ एक रिसर्च फैसिलिटी में खेलते हैं। कुछ प्यारे इनोसेंट से चैलेंजेस को खत्म करने के बाद स्टोरी में मोड आता है। सपोर्ट लाइट में आता है विलन ग्लैड्स, एक एआई जिसे प्यार है अपने टेस्ट करने से और नफरत है आपसे, लेकिन इससे पहले कि वो आपसे लड़े वो मिलवाती है आपको आपके कंपेनियन क्यूब से। ये बॉक्स आपको ऐसे टास्क पूरे करने में हेल्प करते हैं जहां पर आपको एक ही टाइम पर दो जगह रहना हो। इनके अंदर क्या है ये कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जब आपसे इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जाता है तो आपको मिलती है एक अचीवमेंट जिसे कहते हैं फ्रेटिसाइड। इतना ही नहीं, एक टेस्ट सीक्वेंस में ग्लैंड्स ने हिंट भी दे दी भाई। I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, क्यूब्स बात भी करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि इनके अंदर असली इंसान फंसी हो। गेम में ग्लैंड्स को इंसानों से कोई प्यार नहीं है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि वो अपनी खुशी के लिए प्लेयर को किसी को मारने के लिए मजबूर करें। पोर्टल के मैकेनिकल विलन को सीलिंग से लटका हुआ देखना, ये शायद ही कभी किसी इंसान ने देखा हो, लेकिन हाँ, गेम के डेवलपर ने एक बार ये कहा था कि ग्लैंड्स के हाथ ह्यूमन से ही इंस्पायर्ड हैं। ओरिजिनली उसका एक फ्लोटिंग सर होने वाला था जो कि मैकेनिकल पार्ट से बने हुए वीनस की तरह लगती, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा कर्व वाला डिजाइन बनाया जिससे कि ये फेमिनिन लग सके। और ऐसा करने में वो इतने सक्सेसफुल रहे कि एक फैन ने तो ये तक कह दिया कि इसके आर्म की आउटलाइन उसे ठीक एक औरत की जैसी लगती है। पर ये बोटिशेली की वीनस जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग पाई, बल्कि ये ऐसी दिखती है जैसे एक औरत को सीलिंग से लटका दिया गया हो। ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ग्लैड्स के पागलपन को देखते हुए ये शेप एकदम विलन जैसी लगती है। लेकिन डेवलपर्स इन सब बातों को बोल नहीं सकते थे, शायद इसीलिए उन्होंने इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इस कंपैरिजन को अनदेखा करना मेरे लिए तो मुश्किल है भाई। सोनिक के जूते, जब निंटेंडो ने 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में मारियो और सोनिक को रिलीज किया तो फैंस को सर्फिंग इवेंट में कुछ अजीब लगा। वहां मारियो तो एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह ही बिना फुटवेयर के बोट पर चढ़ा, लेकिन सोनिक ने अपने स्नीकर्स पहन रखे थे। इसकी वजह से फैंस सोच में पड़ गए कि सेगा का फेवरेट हेजहोग कभी भी अपने फेवरेट रेड रनिंग शूज के बगैर क्यों नहीं दिखता। लेकिन इससे अच्छा एक क्वेश्चन होता कि आखिर शूज क्या छुपा रहे हैं? क्या सोनिक के पैर किसी हेजहोग के पैर जैसे हैं, या फिर शायद वो उसके हाथ के जितने बड़े हैं, या फिर शायद उसके पास 4 अंगूठों वाले पैर हैं? ओह गॉड, मुझे ये सवाल भी नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने सोनिक फैंस को 30 सालों तक परेशान किया, और इसका क्रेडिट जाता है 1990 के टाइम की कॉमिक्स और एनिमेशंस के बीच के डिफरेंस को, जहां पर एक कार्टून दिखाता है कि उसके पास छोटे नीले रंग के पांव हैं, वहीं दूसरा कार्टून एक पांव दिखाता है, कोई दिखाता है कि उसके 3 अंगूठे हैं, और एक कॉमिक ने तो ह्यूमन फीट ही दिखा दिया। तो सच क्या है? सोनिक गेम के प्रोड्यूसर तकाशी लिजुका कहते हैं कि सोनिक कभी भी अपने शूज नहीं उतारता, और अब तो मेरे मन में और ज्यादा सवाल आने लगे भाई। शायद इनका आंसर उन्हीं कैरेक्टर से मिलेगा जो सोनिक की तरह अपने शूज कभी नहीं उतारते, जैसे कि कर्बी। ये प्यारी पिंक कैरेक्टर निंटेंडो ने ही बनाई है, और ये भी सोनिक की तरह रेड शूज पहनती है, और सोनिक की तरह कर्बी के डेवलपर्स ने भी इसका सवाल का जवाब नहीं दिया है कि उसके पैर कैसे। कुछ मानते हैं कि उसके पैर उसके हाथों की तरह पिंक होंगे, लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उसकी तरह चलने और दौड़ने के लिए 5 उंगलियों वाले पैर होने जरूरी हैं। क्या किसी के पास ब्लीच है भाई? मुझे मेरी आंखें साफ करनी है। कर्बी का सीक्रेट, पैर वगैरह को साइड में रखते हैं, कर्बी बहुत ही प्यारी और इनोसेंट सीरीज है, सिवाय एक के जो कि है किर्बी 64 क्रिस्टल शर्ट्स। ये कर्बी यूनिवर्स की फर्स्ट गेम थी जिसमें 3D ग्राफिक्स यूज किए गए थे, जिसने प्लेयर्स को कर्बी के वर्ल्ड का एक अच्छा व्यू दिया, और ये बहुत ही अच्छा था।
एक कर्बी वर्ल्ड जिसका नाम था शिवर स्टार, वो ठीक अर्थ की तरह था। गेम में 7 कॉन्टिनेंट साफ दिखाई देते थे लेकिन कोहरे से ढके हुए थे, और जब कर्बी वहां पर जाती है तब भी आप देख सकते हैं कि इसकी लैंड भी बिल्कुल अर्थ की जैसी है, बस बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन ये आइस एज नहीं है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है प्लेयर्स के सामने फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल भी आते हैं जहां खराब रोबोट्स पड़े हैं। लेकिन सारे रोबोट्स खराब क्यों हैं और इंसान कहाँ हैं? और ये बड़ा सा रोबोट बॉस अपनी छोटी आर्मी के साथ क्यों है? एक थ्योरी के अकॉर्डिंग शिवर स्टार अर्थ का ही एक वर्जन है, लेकिन यहाँ अर्थ न्यूक्लियर विंटर में कैद है। न्यूक्लियर वॉर के बाद आग और उसकी राख एटमॉस्फेयर में ही फंस गई और इसकी वजह से सूरज अर्थ तक नहीं आ पाया और ठंड बढ़ गई, जिसकी वजह से प्लेनेट जम गया और जो इंसान रेडिएशन से बच गए वो 0 टेम्परेचर में मर गए और फिर बचे सिर्फ मॉल, फैक्ट्री और रोबोट्स जो खराब पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि ये कर्बी पोस्ट एपोकलिप्स टाइम पीरियड में सेटअप की गई है और वो धूल में कूदती रहती है जो कि एक टाइम पर इंसान हुआ करते थे। और मुझे लगता है कि इनके पैर खराब हैं भाई। शायद इस दुनिया में कोई होगा जो कि इस रेड कैप और मूंछ वाले प्लम्बर की स्टोरी को नहीं जानता होगा। सुपर मारियो वर्ल्ड में मारियो को प्रिंसेस पीच को बाउजर से बचाना होता है जो कि कूपा का शैतान राजा है और मशरूम किंगडम पर राज करता है। रास्ते में चलते हुए मारियो अलग अलग आइटम्स कलेक्ट करता है जिससे उसे पावर मिलती है और वो बाउजर के सिपाहियों को खत्म कर पाता है। लेकिन जितना हीरो के लग रहा है ना, जो फायर फ्लावर पावर अप है उसकी कई थ्योरीज हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर दुश्मन को फायर बॉल से मारते हैं तो एक कॉइन प्रोड्यूस होता है। किसी आदमी को जला देने पर पैसे क्यों मिलेंगे? तो थ्योरी ये है कि कॉइन गोल्ड से नहीं बल्कि आत्मा से बने हुए हैं। बॉडीज को जलाने से आत्मा बाहर निकलती है और अगर बॉडी को क्रश किया जाए तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते। और ऐसे 100 कॉइन कलेक्ट करने पर मारियो को एक एक्स्ट्रा लाइफ भी मिलती है जो कि एक तरह से उसे अमर बना देती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर इतने सारे सिक्के ब्रिक्स के पीछे क्यों हैं? ओरिजिनल सुपर मारियो के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कहा गया था कि शांति पसंद करने वाले मशरूम लोग जैसे कि कैरेक्टर टोड, इन्हें कूपा ने पत्थर और ब्रिक्स बना दिया है। तो ब्रिक्स को सर से मार के हो सकता है कि आप टोड को जगाते हो और उनकी आत्मा ले लेते हो। क्या किसी और को भी एकदम से गिल्टी फील होने लगा है क्या? मास्क के पीछे मेजोरा का मास्क सबसे बेरंग गेम है और ये लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा सीरीज को बिलोंग करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये किसी के भी थॉट से ज्यादा डरावना हो। गेम में लिंक अपनी खोई हुई फेरी फ्रेंड नबी को ढूंढता है। उसकी यही खोज इतनी अजीब है कि एक फैन थ्योरी तो ये क्लेम करती है कि गेम ग्रीफ के 5 स्टेजेस को दिखा रहे हैं जो कि हैं डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। क्लॉक टाउन रिप्रेजेंट करता है डिनाइल को, जहां पर मून के लगातार दुनिया खत्म कर देने वाली धमकी के बावजूद टाउन के लोग आने वाले फेस्टिवल की तैयारी में लगे रहते हैं। फिर आता है किंग डेको जो कि गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। वो गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि उसकी बेटी खो गई थी। उसके बाद माना कि डरमानी मर चुका है और बन गया है भूत, लेकिन फिर भी वो वापस अपनी इस दुनिया में जाने के लिए बार्गेनिंग करता है। और फिर शायद इन सब में सबसे ज्यादा सैड लुलू डिप्रेशन दिखाता है अपने एक्स को खो देने के बाद। और फाइनली लिंक का एक्सेप्टेंस उसे स्टोन टेम्पल लेके जाता है जहां उसको एरो मिलता है। ये सब आपको गेम एंजॉय करने की वजह से गिल्टी फील कराते हैं। हर सीन में ग्रीफ है, लेकिन इसकी और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि ये लिंक नबी के खाने पर दुखी नहीं था बल्कि वो अपनी खुद की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। गेम के शुरू में लिंक एक बच्चे को पकड़ते हुए गड्ढे में गिर जाता है और सीधा बहुत सारे विजन देखते हुए नीचे पहुंच जाता है। एक फैन कहता है कि इतने ऊपर से गिरने पर उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है और बाकी बची गेम अगली लाइफ में जाने से पहले उसकी आत्मा की जर्नी है। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा गेम की और भी बहुत सारी थ्योरीज है भाई। डंजन डिजास्टर 1986 के ओरिजिनल लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा वीडियो गेम में हायरूल हीरो एक ब्लॉक कैरेक्टर की तरह एग्जिस्ट करता था। बाद में इसे नीली आंखें और सुनहरे बाल दे दिए गए। इस 8-बिट एडवेंचर में प्रिंसेस ज़ेल्डा को बुरे जादूगर गेनन से बचाने के लिए एक बैटल होती है और ऐसा प्रिजन्स में ट्री फोर्स के पीसेस ढूंढ के किया जाता था। हर प्रिजन यूनिक होता था और मॉन्स्टर्स इन्हें गार्ड किया करते थे, लेकिन इसमें सबसे खराब तीसरा प्रिजन था। लेकिन ऐसा इसके टफ होने के कारण से नहीं था बल्कि इसका मैप के फेसेस डिजाइन के कारण था। और इस डिस्कवरी के तुरंत बाद की थ्योरीज बनने लगी, जैसे कि निंटेंडो में फेसेस लोग काम करते हैं और ये कि गेम फेसिज्म को प्रमोट कर रहा था। लिंक यहाँ पर उन सभी को मार देता है जो उसकी तरह नहीं दिखते और इसको और ज्यादा खराब करने के लिए बाद में कैरेक्टर को फेसेस के फेवरेट फीचर्स भी दे दिए गए, जैसे कि ब्लॉन्ड हेयर और नीली आंखें। निंटेंडो ने तुरंत ही इन थ्योरीज का क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि ये असल में एक बुद्धिस्ट मॉन्क मांझी से इंस्पायर्ड है जो कि शांति को प्रमोट करते थे, ना कि जैसा कि थ्योरी में कहा गया है ये गेम हेट प्रमोट करता है। तो ये बस चीजों को समझने में एक छोटी सी गलती थी और थैंक गॉड ये दुनिया का सबसे खराब रिक्रूटमेंट नहीं था। तो इन सब गेम्स में कौन सा गेम आपके लिए हमेशा के लिए खराब हो गया? और क्या आप भी ऐसी और गेम्स के बारे में जानते हैं जिन्हें देख के आपका मन सीधा डिलीट एंड अनसी बटन करने का करे? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और क्या पता जो मुझे डरा दें वो मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊं। देखने के लिए शुक्रिया।